नमस्कार और द पीपल स्टैक में आपका स्वागत है। नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। जी। इस शो में जो भी विचार हैं वो हमारे अपने हैं, इन्हें कानूनी सलाह न समझें। बिल्कुल, कानूनी सलाह के लिए हमेशा वकील से ही बात करनी चाहिए। हाँ, तो आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर बात कर रहे हैं जो भारतीय स्टार्टअप्स के सामने अक्सर आता है। कौन सा सवाल? यही कि क्या किसी को सालों तक बस एक कॉन्ट्रैक्टर या कह लीजिए कंसल्टेंट के तौर पे रखना ठीक है, अच्छा, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या फिर उन्हें एक प्रॉपर कर्मचारी एम्प्लॉय का दर्जा मिलना चाहिए। तो आज कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े जो जोखिम है, कानून है और बेहतर रास्ते क्या हो सकते हैं उन्हें समझें आसान भाषा में। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि देखिए स्टार्टअप्स को चाहिए होती फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? हाँ, तेजी से काम करना होता है। एग्जैक्टली। तो कंसल्टेंट्स रखना बड़ा आसान लगता है, कोई पेरोल की झंझट नहीं, पीएफ नहीं, ईएसआई नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं। हाँ, सस्ता भी लगता होगा शुरुआत अब लगा तो है, पर यही मतलब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर कानून की नज़र में वो व्यक्ति असल में एक कर्मचारी की तरह काम कर रहा है, भले ही कागज पर कंसल्टेंट लिखा हो। हाँ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट का हो, तो कंपनी पर भारी देनदारियां आ सकती हैं, जुर्माने लग सकते हैं, कानूनी पछड़े खड़े हो सकते हैं। ओह, तो वो जो सस्ता रास्ता लगता है ना, वो बाद में बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि मोटे तौर पर ये हायरिंग के तरीके कितने तरह के होते हैं। शायद 4 मुख्य हैं। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। एक तो हो गए आपके स्वतंत्र सलाहकार, यानी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। ये वो हैं जो अपने काम के खुद मालिक हैं। कई क्लाइंट्स हो सकते हैं उनके, आपको इनवॉइस भेजते हैं काम का। ठीक है। दूसरे होते हैं ठेका मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये किसी एजेंसी के थ्रू आते हैं ज्यादातर। अच्छा, एजेंसी वाले। हाँ। तीसरे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉई, मतलब निश्चित अवधि के कर्मचारी, आपकी पेरोल पर होते हैं पर एक तय समय के लिए, जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल। और चौथे जाहिर हैं रेगुलर एम्प्लॉई, परमानेंट वाले। अब गड़बड़ी सबसे ज्यादा तब होती है जब किसी को कहा तो जाता है कंसल्टेंट, पर ट्रीटमेंट बिल्कुल रेगुलर एम्प्लॉय वाला होता है। ओके। और इस सब पर कौन से कानून नजर रखते हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो कई कानून हैं, पर कुछ मुख्य हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है। वो किस लिए? वो नौकरी से निकालने, छटनी वगैरह के मामलों को देखता है। फिर हर राज्य का अपना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट होता है। अच्छा, जो काम के घंटे, छुट्टी वगैरह तय करता है। सही। फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए ईपीएफ और ईएसआई एक्ट्स, ये बहुत बहुत जरूरी हैं। हाँ, पीएफ और ईएसआई तो सुना है। को उसमें अपना हिस्सा डालना ही पड़ता है। अगर नहीं डाला तो बाद में भारी जुर्माना लगता है ब्याज के साथ। बाप रे। फिर इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कर्मचारी की सैलरी पे टीडीएस और कंसल्टेंट की फीस पे टीडीएस के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा। और हाँ, जीएसटी भी। अगर कंसल्टेंट की सालाना कमाई एक लिमिट से ज्यादा है तो उसे जीएसटी रजिस्टर करके चार्ज भी करना पड़ सकता है। ओ, मतलब टैक्स वाला एंगल भी है। बिल्कुल। कहने का मतलब है कई सरकारी डिपार्टमेंट्स इस पर नजर रखते हैं। लेबर डिपार्टमेंट, पीएफ ऑफिस, ईएसआई कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी। यानी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में कंसल्टेंट लिख देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। तो अदालतें कैसे तय करती हैं कि कोई असल में कर्मचारी है या कंसल्टेंट? देखिए, कोर्ट सिर्फ कागज नहीं देखते, वो काम की असलियत मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं। अच्छा। हाँ, इसके लिए वो कुछ टेस्ट लगाते हैं। सबसे कॉमन है कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट वो क्या है? मतलब काम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये कौन तय कर रहा है? क्या कंपनी का पूरा कंट्रोल है या कंसल्टेंट अपने हिसाब से करता है? फिर है इंटीग्रेशन टेस्ट। क्या वो व्यक्ति कंपनी के डे टू डे काम का हिस्सा है? क्या वो बाकी एम्प्लॉइज की तरह ही रिपोर्ट करता है, मीटिंग्स में आता है? ओके। और एक और है इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट। मतलब क्या वो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह आप पर ही निर्भर है? क्या उसका कोई और क्लाइंट है? अच्छा, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाते हैं। हाँ। सोचिए, अगर कोई आपका कंसल्टेंट है पर रोज सुबह 9 बजे ऑफिस आता है, शाम 6 बजे जाता है, आपके मैनेजर को रिपोर्ट करता है, आपकी दी हुई लैपटॉप पर काम करता है और उसको कहीं और काम करने की इजाजत नहीं है, तो फिर वो कंसल्टेंट कहाँ रहा? बिल्कुल, कोर्ट उसे ऑलमोस्ट हमेशा कर्मचारी ही मानेगा, चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बनाया हो। और टैक्स के मामले में भी तो बड़ा फर्क होगा फिर। हाँ, बहुत बड़ा। कर्मचारी है तो सैलरी पर सेक्शन 192 में टीडीएस कटेगा। कंपनी को पीएफ और ईएसआई में भी अपना हिस्सा देना होगा। ठीक। कंसल्टेंट है तो पेमेंट प्रोफेशनल फीस मानी जाएगी। सेक्शन 194J या 194M में टीडीएस कटेगा, वो भी अलग रेट पर। और पीएफ ईएसआई का चक्कर नहीं होगा आमतौर पर। लेकिन जीएसटी?
हाँ, अगर उसकी टोटल प्रोफेशनल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करती है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और अपनी इनवॉइस पर जीएसटी चार्ज करना होगा। और अगर टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि आपने गलत क्लासिफाई किया है, मतलब है वो कर्मचारी पर दिखा रहे हैं कंसल्टेंट, तो वो पिछली तारीख से टैक्स मांग सकते हैं, ब्याज और पेनाल्टी के साथ। तो ये तो काफी रिस्की हो सकता है। किसी को लंबे समय तक, मतलब सालों तक कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट बनाकर रखने के सबसे बड़े जोखिम क्या है? प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा डर तो यही है कि लेबर डिपार्टमेंट या पीएफ ईएसआई वाले आ जाएं और कहें कि ये तो आपका कर्मचारी था। और फिर वो पिछली तारीख से, जब से वो काम कर रहा है, पूरा पीएफ और ईएसआई का बकाया मांगेंगे, कंपनी के हिस्से का भी और कर्मचारी के हिस्से का भी, ब्याज के साथ। ये अमाउंट लाखों में जा सकता है। लाखों में। हाँ। और अगर उस व्यक्ति ने 5 साल पूरे कर लिए तो वो ग्रेच्युटी भी क्लेम कर सकता है, कंसल्टेंट होते हुए भी। अगर कोर्ट ने उसे कर्मचारी मान लिया तो हाँ, फिर कभी भी लेबर इंस्पेक्टर जांच के लिए आ सकता है। और कंपनी की इमेज? वो तो है ही, रेपुटेशन खराब होती है। खासकर इन्वेस्टर्स वो ड्यू डिलिजेंस में ये सब देखते हैं। अगर उन्हें दिखा कि कंपनी बेसिक कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रही है तो पैसा लगाने से हिचकेंगे। ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। गलती पकड़े जाने के बाद उसे ठीक करने का खर्चा शुरू से सही करने के खर्चे से कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वाकई में इंडिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसके साथ सही तरीके से कैसे काम करें ताकि बाद में दिक्कत ना हो? अच्छा सवाल है। अगर वो सच में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है तो कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखें। जैसे? पहला, उसे अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर ना दें। तो क्या दें? एक क्लियर सर्विस एग्रीमेंट बनाएं जिसमें स्कोप ऑफ वर्क, ड्यूरेशन, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरेबल्स सब साफ साफ लिखा हो। ओके, सर्विस एग्रीमेंट। दूसरा, उसके लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स या ऑफिस आना मैंडेटरी ना करें। उसे अपने हिसाब से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी दें। तीसरा, उसे कंपनी के इंटरनल बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव वगैरह ना दें जो आप अपने एम्प्लॉइज को देते हैं। ठीक है। चौथा, पेमेंट उसकी इनवॉइस के बेस पर करें, न कि कंपनी की मंथली पेरोल के साथ। इनवॉइस पर, ठीक है। और सबसे जरूरी, उसे दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी काम करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। एक्सक्लूसिविटी क्लॉज डालने से बचें। मतलब वो सिर्फ आपके लिए ही काम करे, ऐसा ना हो। हाँ, जितना आप उसे कर्मचारी की तरह ट्रीट करेंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा। समझ गए। और अगर जरूरत असल में एक फुल टाइम व्यक्ति की ही है जो रोज काम करे, आपके साथ इंटीग्रेटेड हो, तो फिर कंसल्टेंट टैग से बचने के लिए सेफ और ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस क्या हैं? अगर जरूरत लॉन्ग टर्म और रेगुलर है तो सबसे अच्छा और सीधा रास्ता है उसे कर्मचारी बनाइए। परमानेंट? जरूरी नहीं परमानेंट। आप उसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर रख सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का 2 साल का, लेकिन उसे कर्मचारी वाले सारे फायदे मिलेंगे। पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी अगर लागू हो, छुट्टियां वगैरह। अच्छा, ये एक ऑप्शन है। हाँ। या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है अगर काम फुल टाइम का नहीं है। ओके। एक और तरीका है, अगर वो कंसल्टेंट वाकई एक रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी चलाता है तो आप उसकी कंपनी के साथ B2B कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस। जी। और एक और पॉपुलर मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, मतलब पहले कुछ महीने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, परफॉर्मेंस देखी और फिर परमानेंट एम्प्लॉय बना लिया। ये सारे तरीके ज्यादा ट्रांसपेरेंट लगते हैं। बिल्कुल, और कानूनी तौर पर कम जोखिम वाले हैं। चलते चलते कुछ फटाफट सवाल। क्या किसी को 3 साल तक कॉन्ट्रैक्टर रखना ठीक है? देखिए, कानून में कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, पर 3 साल काफी लंबा समय है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। कंसल्टेंट को पीएफ ईएसआई मिलता है? आमतौर पर नहीं। अगर मिला तो वो खुद ही एक इंडिकेशन है कि शायद वो कर्मचारी है। ऑफर लेटर दें या सर्विस एग्रीमेंट? कंसल्टेंट के लिए हमेशा सर्विस एग्रीमेंट। और क्या उन्हें कहीं और काम करने से रोक सकते हैं? अगर आप एक्सक्लूसिविटी मांगते हैं तो आप उसे कर्मचारी मानने का दावा मजबूत कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, निचोड़ यही है कि लेबल क्या लगाया है वो मैटर नहीं करता, काम की असलियत मैटर करती है। एग्जैक्टली काम की प्रकृति क्या है, रिश्ता कैसा है, कंट्रोल कितना है, ये सब देखा जाता है। अगर आपको किसी की ज़रूरत लॉन्ग टर्म है, फुल टाइम है, आपके कंट्रोल में है, तो भलाई इसी में है कि उसे प्रॉपर कर्मचारी के तौर पर ही रखें। कंसल्टेंट मॉडल सिर्फ तभी यूज करें जब वो व्यक्ति वाकई में इंडिपेंडेंट हो, अपने काम का खुद मालिक हो। और जैसा आपने कहा, कंप्लायंस हमेशा लिटिगेशन से सस्ता पड़ता है। हमेशा। ये स्टार्टअप्स और HR टीमों के लिए सिर्फ कानून का पालन करने की बात नहीं है,
बल्कि एक विश्वास बनाने की बात है, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने की बात है, बिना किसी छिपे हुए लायबिलिटी के। और हाँ, आजकल HR डॉक्यूमेंटेशन और ऑनबोर्डिंग को ऑटोमेट करने के लिए www.offer.co जैसे प्लेटफॉर्म्स भी काफी मदद कर सकते हैं। सही कहा। तो द पीपल स्टैक में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से अपने व्यवसाय का निर्माण करें। और जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कहीं आपके बिजनेस मॉडल की तथाकथित फ्लेक्सिबिलिटी अनजाने में भविष्य के किसी बड़े कानूनी और वित्तीय सिरदर्द की नींव तो नहीं रख रही? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलते हैं।